नमस्कार, मैं हूं नितेंद्र कौशिक और आज हम आप लोगों के सामने एक आज जो बिहार में आज उथल-पुथल जो पिछले 2-3 दिनों से राजनीतिक उथल-पुथल हुआ है, उस पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए 2 मेहमान हैं। एक मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी हैं और दूसरी तरफ हमारे एक आम नागरिक कह सकते हैं विकास गौतम जी हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और पहला सवाल हम रजनीकांत जी से इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, 13-14 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं और इनसे ये समझना हम चाहेंगे कि अचानक ऐसी मजबूरी क्या आन पड़ी, अचानक ऐसे 2-3 दिनों में क्या नीतीश जी को समझ में आया जिसके वजह से वो गठबंधन से पाला को इधर से उधर बदल लिए। इस पर क्या कहना है? 2-3 दिनों की बात नहीं है, तो कहानी 3-4 महीने से चली आ रही थी और इसकी पटकथा पहले भी लिखी गई थी। कुछ नया नहीं है, ये तो जो स्क्रिप्ट है बहुत पहले तैयार कर लिया गया था। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग रहा था कि अगर कमान उनके हाथ से गया और जिस तरीके से तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, राजनीति की बूंद को आ चुकी थी कि क्या कुछ होने वाला है बिहार में। और तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नीतीश कुमार कभी करते नहीं हैं, काफ़ी गंभीर हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, तो दूरदर्शिता तो है उनके पास। और इस कारण से देखे होंगे अचानक जो है ललन सिंह को उन्होंने साइड लाइन में लाया, खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जोड़ने वाले भी ललन सिंह हैं। अटूट जो हुआ है कुछ अचानक नहीं है, अनकंफर्टेबल थे महागठबंधन में नीतीश कुमार, असहजता थी, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और सबको पता है कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका चेहरा सुशासन बाबू का रहा है। तेजस्वी यादव या राजद पे जो है जंगल राज का वो पहले से ठप्पा लगा हुआ है। तो अगर क्राइम में चाहे वो तेजस्वी या राजद करवाए या ना करवाए, अगर सुशासन बाबू का ठप्पा है और ये जानते हैं कि हमारा जो चेहरा है काफ़ी स्वच्छ है, तो ऐसे में उसका भी ठिकरा ये राजद पे भी फोड़ते, तब भी इनके पास सेफ गेम था। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू की बात हम कह रहे थे, अभी अडानी का इन्वेस्टमेंट हुआ, आपने देखा होगा। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं सॉफ्ट थी, सिग्नल दे रही थी। कर्पूरी ठाकुर के लिए बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहे थे भारत रत्न के लिए, वो भी दे दिया गया। तो राजनीति में अंदर खेमे में क्या चलता है, ये अंदर खाने, ये सबको पता नहीं होता। लोग कयास लगाते हैं बाहर बैठकर, मगर जो बड़े नेता होते हैं वो बड़ी डील कर लेते हैं और पब्लिक जो है समझ नहीं पाती है। आगे आपकी बातों पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे क्योंकि आप जो कहे हैं उससे आगे की बात पर कैसे क्या वो जो है आप 3-4 महीनों से बात कर रहे हैं। विकास जी, ये जैसा रजनीकांत जी कह रहे हैं कि 4 महीने से ये सब चीज़ें चल रही थी नीतीश जी के माइंड में और ये आज नया कुछ नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? एक बिहार के आम नागरिक के हिसाब से आप क्या सोचते हैं, ये अचानक से हुआ या जैसे ये कह रहे हैं कि 3-4 महीनों से चल रहा था? नहीं, अगर 3-4 महीने से होता तो ये 4 महीने से पूरे देश में घूम घूम के नीतीश कुमार तो अलायंस के लिए बैटिंग कर रहे थे, सब जगह जा रहे थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे। इनका पूरा जो मन में विचार था कि हमको जो अलायंस हम बना रहे हैं, जब उस बैठक होगा तो वहाँ कन्वेनर हमको बनाया जाएगा, इंडिया अलायंस का संयोजक हो या फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हमको बनाया जाएगा। इनके दिमाग में ये बातें थी। लेकिन जब पिछले बैठक में कुछ इंडिया अलायंस के जो गठबंधन जैसे ममता बनर्जी, वो बोली कि नहीं, इनका जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी भी पलट के जा सकते हैं। या फिर कांग्रेस के द्वारा भी बहुत ज़्यादा इनको तवज्जो नहीं दिया गया, इनका नाम मिला। इस कारण ये देखे कि अब तो हमारा वहाँ कोई दाल गलेगा नहीं। दूसरा उल्टा नुकसान ये है कि अभी इनकी जो लोकसभा की सीटें हैं इनके पास 15 नुकसान और फायदे पे बाद में हाँ, आएंगे। तो उसी बात को लेकर हो कि अब हमारे पास तो कुछ उधर बचा नहीं। अगर हम रहेंगे भी तो जैसे बाकी अलायंस हैं उसी में एक छोटा सा अलायंस बन के रहेंगे, तो इसलिए पाला फिर से बदले हैं अपने व्यक्तित्व को देखते हुए। ठीक, जैसा कि देखिए आप जैसा कह रहे थे कि ये 3-4 महीनों से चल रहे थे, 3-4 महीनों के बीच में इंडिया अलायंस का लगभग 2 से 3 बैठकें हुई है और बैठक के बाद ही अचानक से कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है कि विकास जी की बात सही है कि अचानक से ये उन सब निर्णय के बाद ही, जब इनको ना कन्वेनर बनाया गया, ना उम्मीदवार, अचानक से खड़गे का नाम आता है, अचानक से किसी और का नाम आता है और किसी का खास करके इनके महागठबंधन के जो घटक दल हैं राजद, उनका समर्थन नहीं मिल पाना, कहीं ये तो कारण नहीं? क्योंकि 4 महीने से होता तो पहले ही कुछ एक्टिविटी दिखनी चाहिए थी ना। 2-3 चीज़ समझना होगा आपको। आम नागरिक के हिसाब से विकास जी ठीक सोच रहे हैं। आप इसको अगर राजनीतिक एंगल से देखिए तो महागठबंधन में या इंडी का जो गठबंधन था उसमें अगर इनको संयोजक नहीं भी बनाया जाता और अगर इनको इस चीज़ का भान होता कि तेजस्वी हमारे साथ लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे या कोई बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि
अंदर खाने से उनके साथ कुछ गलत राजनीति ना हो जाए, या कुछ उनके साथ गद्दारी ना हो जाए, या उनके साथ कुछ उलटफेर ना हो जाए। अगर इस चीज़ से वो निश्चिंत होते तो महागठबंधन नहीं टूटती। आप ये समझिए कि महागठबंधन टूटने के पीछे बिहार की जो सत्ता है अपने पास रखने के लिए आज इतना बड़ा डिसीजन उनको लेना पड़ा है। अगर इस चीज़ से वो निश्चिंत होते कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते, या उनके साथ कुछ गलत नहीं होना था, या कोई राजनीतिक एंगल नहीं चल रहा है, या उनके साथ षड्यंत्र नहीं चल रहा, कॉन्स्पिरेसी का शिकार नहीं होते, तो वो ऐसा फैसला नहीं लेते। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, क्योंकि आपकी बातों से ही मतलब दो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अगर ऐसी बात थी तो एनडीए से इनको बाहर नहीं जाना चाहिए था फिर उधर, जब इतना ही आश्वस्त नहीं थे उधर। तो नहीं, वो तब की बात है। हमने 2-3 महीने पहले का जो घटनाक्रम है उस पर बात कर रहे हैं। 2-3 महीने पहले से चल रहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या नीतीश कुमार को सेंट्रल भेजा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा जाए, या क्या कुछ करेंगे, जैसे पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। ये यहाँ तक तो ठीक था अगर ये संयोजक बन भी जाते, या इंडी गवर्नमेंट के तरफ, इंडी गठबंधन की तरफ से इनको अगर प्राइम मिनिस्टर का भी चेहरा बना दिया जाता, और इनको थोड़ा भी भनक होता कि बिहार में जदयू के साथ कुछ भीतरघात होने वाला है, तो ये फैसला तो नहीं लेते, या तो विधानसभा भंग कर देते, या तमाम चीज़ें कर लेते। एक बात यहाँ पे जैसे आप ही की बात में, और मैं एक चीज़ और उसमें सवाल निकल के आ रहा है कि आप जैसा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाने की पहल हो रही थी, तो याद कीजिए पिछले साल जब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा था, तो वहाँ पे आप कवर कर रहे थे, मैं भी वहाँ पे था, मैंने आपको देखा था। और जब वहाँ पे नीतीश जी ने खुद इस बात की घोषणा करी थी कि हमारे बाद अब ये संभालेंगे कुछ दिनों के बाद, जिसके बाद जदयू में बहुत हाई तवा मचा था। देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर कोई शिक्षक जो होता है, नीतीश कुमार और तेजस्वी का जो आप संबंध समझिए चाचा भतीजे वाली, और आप भी मान लीजिए कि किसी को ट्रेंड कर रहे हो, और आपको जब ये एहसास होने लगे, आप कह रहे हो कि नहीं मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है और बहुत कुछ अच्छा करेगा, और अचानक ये पता चले कि आपका ही पत्ता साफ होने वाला है या आप पे हावी होने वाला है, तब तक जब तक कि आपको यह विश्वास होता है कि आप मेरे लिए समर्पित रहेगा, तब तक आप कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं। मगर जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरे साथ कहीं ये हमको ही ना उलट दे, या कहीं मेरे साथ मार्केट में कुछ गलत सलत ना कर रहा हो, फिर आप क्या करेंगे? सवाल वो हो जाता है। इस चीज़ को भी समझना होगा। उन्होंने बढ़ाया, और मैं भी मानता हूँ कि तेजस्वी यादव अच्छे लीडरशिप है उनमें क्वालिटीज़, मगर कहीं ना कहीं जो अंदर चोट और टीस की बात होती है, उससे भी राजनीति में बहुत चीज़ें देखी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसा कि रजनीकांत जी का कहना है कि इस बीच में 3-4 महीनों में राजद के तरफ से ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी, ज़्यादा कुछ ऐसा किया जा रहा था जिससे कि नीतीश कुमार के मन में ये सवाल पैदा हुआ कि कहीं बीच में ही मेरे साथ ये धोखा ना कर दे, और तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बनने के वजह से और पार्टी तोड़ने की नौबत जो बीच में जैसा समझ रहे हैं कि जदयू टूट ना जाए कहीं, जिसको कि विश्वासघात का ये नाम दे रहे हैं, इस पर आप क्या ये मानते हैं ये कारण, यही कारण होगा? नहीं, अगर ये कारण था तो याद करिए जिस समय वो एनडीए अलायंस से वापस आरजेडी के साथ गए थे, तो उस समय भी इन्होंने सेम यही बात कही थी कि भाजपा के द्वारा जो है सरकार को हाईजैक करने का प्लान है, अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्लान है। क्योंकि उस समय भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना बुलाई गई थी, पूरे देश भर के कार्यकर्ता आए थे, और सभी सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया गया था भाजपा के द्वारा कि चुनाव की तैयारी हम सभी सीटों पर बिहार पर करेंगे। उसके बाद उस समय भाजपा पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि भाई हमारी पार्टी को तोड़ने का जो है कार्यक्रम है, या फिर जैसे आरसीपी सिंह को जो वहाँ बेइज्जत किया गया, जैसे वो केंद्रीय मंत्री बने थे, बाद में आरसीपी सिंह पर भी ये इल्ज़ाम लगा कि भाई ये भाजपा के तरफ से मिले हुए हैं और पार्टी को तोड़ के जो है ये उधर ले जाएंगे और भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो सिर्फ कह देने से ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे उधर डर था तो इधर आ गए, फिर इधर डर था तो इधर से उधर भाग गए, फिर उधर कुछ दिन के बाद मान लीजिए मामला आएगा, कुछ अपना जोड़ घटाव करना रहेगा, तो फिर यही इल्ज़ाम उधर लगा के फिर इधर भागाइए। क्योंकि इसमें सीधा सीधा इनको नुकसान लोकसभा सीटों का दिख रहा था कि जैसे ही अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, हमारे पास 15-16 सांसद है। अभी जो इनको इंटरनल सर्वे इनका जो था, जैसा लोग बोलते हैं, लोगों ने कहा कि भाई जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा अगले लोकसभा चुनाव में, तो इनको लगा कि भाई हमारा तो पत्ता गोल हो जाएगा। तो अब जाना है तो कुछ ना कुछ तो बात कहना पड़ेगा कि हमारा पार्टी तोड़ रहा था, हमारा विधायक तोड़ रहा था, तो बस ये कहने की बात है। अगर सचमुच में ऐसा होता तो आइबे नहीं करते।
ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि ये दोनों मतलब जब ये एनडीए को छोड़ करके गए थे तो सेम टू सेम इन्होंने यही बात रटाया बात बोला था, और आज भी यही कह रहे हैं। एक चीज़ इन्होंने नया चीज़ उसमें बोला है कि इनको नुकसान होने का डर सता रहा था कि हम लोकसभा में नुकसान मुझे ना हो जाए। ये भावना में, देखिए, भावना से एनालिसिस नहीं होता है, भावना से राजनीति नहीं होती है, कयासों से राजनीति नहीं होती है। आप सगुफा छोड़ छोड़ करके राजनीति नहीं कर सकते। नीतीश कुमार और जो महागठबंधन है, ये जो 16-17 सीट का इनका अपना एक स्टैंड रहता है नीतीश कुमार का, वो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं था। और ये गलत है कि 5 सीट आएगा या 4 सीट आएगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, मैं बार बार कहता हूँ, केंद्र की क्या राजनीति होती है वो केंद्र समझे, मगर बिहार की जो राजनीति हम लोग समझ पाते हैं। नीतीश कुमार अभी भी सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, चाणक्य हैं, और उनका जो गेम प्लान होता है वो अच्छों को समझ में नहीं आती है। इसलिए सिर्फ मोदी या कोई लहर ऐसा कुछ नहीं है बिहार में। बिहार एक बात यहाँ पे मैं आपको, पता नहीं शायद आप उस चीज़ को आज गौर किए हैं या देखे हैं या नहीं देखे हैं कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी, बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस की तरफ से अच्छा रवैया नहीं होना, कन्वेनर नहीं बनाया जाना, सही समय पर सीटों का शेयरिंग नहीं होना, ये मुख्य कारण है। और उसमें राजद की तरफ से पूर्ण सपोर्ट नहीं होना भी एक कारण रहा है। हाँ, तो ये बात तो आ रही है ना, ये बात कहीं ना कहीं सही है ना, आ रही है। मगर मैंने क्या कहा कि 3 महीने पहले से जो खींचतान चली आ रही थी, और आपको याद होगा कि आज की तो बात है नहीं, हम 1 महीना पहले भी आपके साथ बैठे थे, तब भी हमने इस बात पे चर्चा की थी। हम तो आज से 15-20 दिन पहले भी हमने अपना जो वीडियो बनाया था, हम तो बहुत पहले से कयास लगा रहे हैं। हम तो दिसंबर से ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कहाँ कुछ मेरे लिए नया था। मतलब कहना है कि इंडिकेशन जैसा कि पहले से मिल रहा था, जैसे ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाना। और आप तो खुद मेरे साथ थे ना उसमें डिबेट में। आज 1 महीना तो हो गया। 1 महीना पहले से हम कहते आ रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, नीतीश कुमार अलग होंगे। तो अच्छा, एक जो है दोनों से सवाल, मेरा कॉमन सवाल रहेगा, ये बड़ा मेरे माइंड में 2 दिन से चल रहा था ये सवाल कि नीतीश कुमार ही पलटू कुमार चाचा क्यों या पलटू राम क्यों बोला जाता है। ये तो सभी लोग पलटू राम हैं, सभी लोग हैं। अब देखिए, पलटने का तो, अगर नहीं पलटने का किसी का रिकॉर्ड रहा है तो जिस पे आरोप लगता है जंगल राज का, राजद का नहीं रहा है। नहीं, वो तो भी तो पलटा ना, 2 बार आया साथ। नहीं, पलटने की बात नहीं। हम वो उस हिसाब से वो ये बीजेपी भी नहीं पलटी कि कभी भी उसने ना कांग्रेस का साथ छोड़ा। हम लॉयल्टी की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के साथ रहा, लालू यादव उसके साथ रहे, उनकी पार्टी उनके साथ रही है। हम उस पलटने की बात कर रहे हैं। पलटने में तो बीजेपी भी माहिर रही है हर जगह पर। बीजेपी भी बहुत पलटी मारी। वो तो ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया जो वो पूरा देश जानता है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें या कहीं की भी बात कर लें, तो पलटू राम जो कहते हैं नीतीश कुमार को, वो गलत संबोधन है। एक्चुअली क्या है कि बिहार या भारत में एक जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसकी ही एक देन है कि आप किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए कुछ भी बोल दें। मैंने इसका नाजायज़ फ़ायदा। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, संबोधन सही रखिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, संबोधन सही रखिए। ये पलटू राम और ये तमाम जो पत्रकार लोग भी करते हैं ना, या चैनल वाले जो करते हैं, गलत करते हैं। इसका व्यापक असर पड़ता है। वैश्विक फलक पर बैठा कोई आदमी अमेरिका से भी आपको देख रहा है, तो आप क्या संबोधन करते हैं अपने राष्ट्र मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए, ये गर्व का विषय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। जैसा मैंने इनसे जो सवाल करा कि भाई पलटू राम सिर्फ एक ही क्यों, बाकी भी तो पलटू राम ही है ना। नहीं, पलटू, देखिए, पलटू राम का जो इनके लिए संबोधन लोग करते हैं या लोगों में धारणा बनी है, तो एक दिन में तो किसी के प्रति कोई धारणा बनती नहीं है। जैसे ही बोले कि भाई पलटू राम का शब्द जो है उपयोग नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो धारणा, जैसे खेल में खिलाड़ी सब होता है, लेकिन उसमें विजेता तो कोई एक ही होता है। तो पलटने पलटने का जो कार्यक्रम है सब लोग मतलब कि आपके हिसाब से पलटने का रेस चल रहा है। जैसे उसमें नोबेल प्राइज़ के अगर भी होगा तो ये जीत जाएंगे। इतना बार जो है एक ही पॉइंट को लेकर कभी इधर आ जाते हैं, वही पॉइंट के नाम पर उधर चले जाते हैं। कुछ ना कुछ तो सैद्धांतिक रूप से ठीक है, राजनीति का स्तर पहले के मुकाबले नीचे हुआ है, लेकिन इतनी तो सिद्धांत होनी चाहिए कि कम से कम जिस नदी के जिस सिरे पर आप बह रहे हैं तो फिर आप तैर के उधर चल जा रहे हैं, फिर डुबकी मार के इधर आ जा रहे हैं, कभी इधर का बहाना उधर दे रहे हैं, उधर का बहाना इधर दे रहे हैं। तो जब आप अपना गिरावट स्वयं कर रहे हैं तो दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं कि आपका सम्मान करे। अच्छा, अब जो है
चलिए जो होना था वो बिहार में तो हो गया, आज इस्तीफ़ा भी हो गया, शाम तक सरकार भी गठित हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये जानना है कि इस बार 3 से 4 दिनों का समय लगा लोगों को निर्णय लेने में और ऊहापोह की स्थिति रही। यहाँ तक कि मीडिया के सूत्र को समझ में नहीं आ रहा था कि बिहार में क्या होगा। वो अलग बात है कि लोग चला दे रहे थे, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं। जैसे सुबह में आज चला चिराग पासवान बनेंगे उप मुख्यमंत्री, अभी कुछ 2-3 घंटे से चल रहा है कि हाँ नहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनेंगे उप मुख्यमंत्री। तो इतना समय इस बार क्यों लिया गया? और एक बात और चीज़ है, इस बार नया देखने को मिला है कि इस बार नीतीश जी गए हैं बीजेपी के पास, ना कि बीजेपी नीतीश जी के पास आई है। बहुत बड़े बार्गेनर है नीतीश कुमार, इसलिए मैंने कहा था कि चाणक्य कौन किसके पास जाता है, कौन किससे मिलता है, ये जो बड़ी डील होती है वो बड़े जो नेता होते हैं ना वो बड़ी डील करते हैं। आम जनता को पता नहीं चलता है। आम जनता सिर्फ इमोशन में नारेबाजी कर ले, आम जनता सिर्फ कहती रहे कि ये सिद्धांत गलत है, वो गलत है। किसी भी पार्टी के पास अभी के समय में कोई सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अब चलिए, अब तो जो होना था हो गया, अब इसमें एक सवाल ये जुड़ता है कि इस गठबंधन से बिहार को क्या मिलेगा? बिहार के लिए फ़ायदा है या नुकसान है? नहीं, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा इसलिए होगा कि जैसे केंद्र में सरकार है एनडीए की, यहाँ भी एनडीए की सरकार रहेगी, तो कई सारी योजनाओं में सहूलियत होगी। कई सारी योजनाओं में जैसे धन का आवंटन है या फिर और जो तकनीकी समस्या रहती है, तो अच्छे संबंध रहते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। हो सकता है कोई पैकेज वगैरह भी अनाउंस हो जाए कि भाई हम इधर आए हैं तो कुछ स्पेशल पैकेज मिल, हम तो यही उम्मीद करेंगे आम जनता होने के नाते कि कुछ उसका लाभ जो इतना कुछ हुआ है। मतलब कि अलग होने के बाद नहीं मिल रहा था क्या? नहीं आ रहा था, जैसे कहीं कहीं थोड़ी अड़चन भी आती है किसी बात को लेकर के। मान लीजिए किसी विभाग में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी योजना में फंड का जो है तकनीकी रूप से भी मान लीजिए अड़चन आती है। अगर सरकार सही से डील नहीं करे या उस मामले को लेकर कहीं कुछ विशेष पैकेज की भी ज़रूरत पड़ती है, आउट द वे भी जाके कुछ करना पड़ता है। तो अगर जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, कितना सारा जैसे बहुत तरह का केंद्रीय आवंटन है जो उनको स्पेशल फ़ायदा भी मिला है, वो अपने संबंध का लाभ लिए हैं। तो अगर मान लीजिए भाजपा सत्ता में जुड़ती है तो जो उसका कुछ ना कुछ लाभ हमको लगता है कि बिहार के हित में होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कि जैसे दोनों अब साथ में आ रहे हैं तो बिहार से को इससे फ़ायदा होने वाला या नुकसान होने वाला आ रहा है? ऐसे भी आपने पहले जब आपने ओपनिंग कमेंट्स स्टेटमेंट में आपने कहा कि आपने राजस्व की बात करी, आपका इस पर क्या कहना है? राजस्व की कमी है बिहार में अभी, जो खजाना होना चाहिए था, जो राजस्व होना चाहिए था। और 2018 से लेकर अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है आर्थिक पैकेज के मामले में, तो केंद्र सरकार का हमेशा सौतेलापन रवैया रहा है बिहार के साथ में। जहाँ 1000 देना है वहाँ पर 100 रुपया दिया, तो ये ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कत होती है। और केंद्र में जब मैंने पहले भी कहा कि जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उनको इसी तरीके से डील किया जाता है कि आपने 100 मांगा है तो हम आपको एस्टिमेट किए 100 का, दिया 50, दिया 20। आप आश्रित रहिए, राजनीति में ये भी चलता है। रेशियो भी कम है पहले के, बहुत कम है। 2018 से मैंने कहा आंकड़ा पढ़ना चाहिए। पहले 70-30 था, अब 60-40 हो गया। 60-40 हो गया। हमने क्या कहा, 60-40 भी छोड़ दीजिए, अगर आप 60 भी दे रहे हैं वो भी समय पे नहीं देते हैं ना आप। केंद्र सरकार वो भी नहीं करती है। लोगों को बाहरी दुनिया दिखता है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ये बाहरी दुनिया से हकीकत की दुनिया में आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और ये सवाल अब उठता है, क्योंकि अब दोनों साथ में आ रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश से दोनों पार्टियों को एक सीख लेनी चाहिए कि आपके पास भी बहुत सारे धरोहर हैं जिसको कि उसको डेवलप करके आज जैसे अभी देखिए 2-3 दिन से अगर न्यूज़ देखेंगे, जब से राम लला मंदिर का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से वहाँ पे मंदिर में जितने चढ़ावा या जितने वहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, चढ़ावा छोड़ दीजिए तो मंदिर का ये जा रहा है, लेकिन पर्यटक जितने आ रहे हैं कि होटल का कमरा जो है खाली नहीं है कोई भी। इच्छा शक्ति की कमी है बिहार के, जितने भी नेता या अधिकारी हैं उनके इच्छा शक्ति में कमी है। और यही बात है कि योगी आदित्यनाथ किसी मतलब वरदान से वो आश्रित आदमी व्यक्ति नहीं है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वो नरेंद्र मोदी और तमाम चेहरों से बहुत ऊपर का वो हिम्मत रखते हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश जो है इतना बढ़िया काम कर रही है। आप देखिए अयोध्या की बात कर रहे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छा करते हैं, रेवेन्यू जनरेट अच्छा करते हैं, अधिकारियों को भी हड़का के रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, न्याय की प्रक्रिया सेम है, चाहे वो आप किसी पक्ष के हों, किसी कम्युनिटी के हों। अगर आप अपराधी हैं तो आपके साथ गलत ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो आश्रित नेता नहीं है, वो किसी अन्य के चेहरों पर नहीं जीतता है, वो अपने काम पे जीतता है। जितना चाहिए इसी तरीके से कि आज जो उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू है
पर्यटन से, विरासत से काफ़ी बहुत अच्छा बेहतर गया है। और बिहार को भी सीखना चाहिए, झारखंड को भी सीखना चाहिए, अन्य प्रदेशों को भी सीखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ नो डाउट अनडाउटेडली बहुत अच्छा करते हैं और अपने इच्छा शक्ति से करते हैं। वो किसी पार्टी और किसी मुखौटा और किसी चेहरे की मोहताजगी तो उनकी नहीं है। अच्छा, ये आप एक आम नागरिक होने के नाते आप ये बताइए कि जैसे रामलला का मंदिर वहाँ पे बनाया गया और प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिससे कि वहाँ का राजस्व में बढ़ोतरी होगी, और कुछ समय से नीतीश कुमार जो थे यहाँ पे महागठबंधन में, तो यहाँ पे सीता माँ की मंदिर बनाने की वो बार बार आवाज़ उठा रहे थे कि केंद्र सरकार या मोदी जी या बीजेपी इस पर पहल नहीं कर रही है। अब क्या साथ में आए हैं तो उनको बीजेपी को मनाना चाहिए, बीजेपी को स्वतः आगे बढ़ करके इस पर काम कर? इस पर दो बात है। पहला, जैसे ही कह रहे थे कि राम मंदिर बना के बीजेपी जो है पॉलिटिकल बेनिफिट ले रहा है, सीता माता का मंदिर पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है कि वोट बैंक की बात नहीं है। तो आपको किसने रोक लिया? मान लीजिए वहाँ राम मंदिर के लिए बीजेपी लड़ रही थी, तो आप बिहार में सत्ता में है, आपका भी संगठन है, आपको तो कोई रोक नहीं दिया कि आप सीता माता का मंदिर नहीं बनाइए। हम सब के लिए गौरव की बात रहता कि बिहार में जैसे अयोध्या में राजा रामचंद्र जी का मंदिर बना है, वैसा ही भव्य मंदिर आप यहाँ माता सीता का बनाइए। तो सिर्फ कहने से तो होगा नहीं। ठीक, अब रही बात बीजेपी की, तो वो तो करेगी। मान लीजिए उसका एजेंडा में वो भी है कि भाई सीता माता का मंदिर नहीं, एजेंडा में कभी आज तक उसने बात भी नहीं करी। एक दो नेता बोल रहे हैं, या फिर जो वो इधर से जब से जदयू से चर्चा कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि भाई जो बिहार के दल हैं, लोकल जो दल हैं, वही इस काम में आगे बढ़े, उसी का क्रेडिट ले, वही लोग क्रेडिट लें। हम तो आम जनता के हिसाब से सोचें कि जितना ज़्यादा विकास हो, चाहे मानिए वहाँ जानकी मंदिर का विकास हो, और भी जो पुराने तीर्थ हैं जैसे गया जी है, हर साल। नहीं, एक बात मैं यहाँ पे रखूँगा, जब आप अगर फॉलो करेंगे तो रामायण सर्किट की बात जब से मोदी सरकार आई है तब से ये हो रही है, लेकिन रामायण सर्किट में बिहार क्यों नहीं आ रहा? जिससे उसके लिए राज्य सरकार को भी एक्टिव रहना चाहिए। इस बीच में बीजेपी साथ में 5 साल रही। जिससे देखिए, सबसे पहले जब सत्ता स्थिर रहती है, जैसे कोई भी सरकार 5 साल के लिए है कि है, तो उसका ध्यान रहेगा कि क्या हमको प्रोजेक्ट इस साल करना है, 2 साल का है, 3 साल का है, विकास पे योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी। आप साल भर में सब सरकारें चेंज होइएगा, कुछ दिन में मंत्री चेंज हो जाइएगा, तो कभी वो अफसर नाराज, तो वो सचिव नाराज, तो वो मंत्री नाराज, तो काम कौन सी करिएगा? वही हो रहा है यहाँ। मतलब अब ये उम्मीद करें कि यहाँ भी अब बने। हाँ, अस्थायी रूप से रहें, आगे गुलाटी नहीं मारे, जो सरकार बने कंटिन्यू करें, और योजनाबद्ध तरीके से, चाहे उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, लघु उद्योग हो, मंदिर हो, हर तरह से डेवलप करके और अपना बढ़िया से करें, जय जयकार करें। चलिए, आखिरी 1-2 सवाल आप दोनों से लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना है इस परिचर्चा को। अब ये बताइए कि ये जो अभी गठबंधन बना है, और इससे कौन से दल को फ़ायदा होने वाला है और कौन से दल को नुकसान होने वाला है, और 24 और 25 में इसके क्या असर होंगे, आप ही से पहले जानेंगे, फिर पत्रकार महोदय के पास जाएंगे। सबसे ज़्यादा फायदा तो जदयू को होगा। अगर लोकसभा में बात करें सीटों का, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट फायदा है। उसके बाद तो मुझे विधानसभा में क्या सीट का ये रहता है, क्या कौन मुख्यमंत्री का चेहरा रहता है, तब निर्भर होगा। लेकिन अभी तो सबसे सीधा फायदा जदयू को है कि लोकसभा की अच्छी खासी सीटें फिर से आ जाएगी। तो भाजपा फिर गठबंधन क्यों किया? अब तो भाई वो भाजपा वाला जाने का है किया है। इस पर आपसे मुझे जानना है कि जो मैंने सवाल इनसे करा कि जो ये अभी अब गठबंधन बन गया, सरकार बन रहा है, एनडीए में पुनः आ गए नीतीश जी, तो ये जो 3 दल हैं खास करके, क्योंकि यहाँ पे यही 3 दल पिछले 15-20 सालों से, जो भी आगे भी देख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस तो अब यहाँ दूर दूर तक है नहीं, तो इसमें किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, किसको नुकसान होने वाला, और इससे लोकसभा जो चुनाव आने वाले हैं 24 में और 25 में विधानसभा, इन सब पे क्या असर होने वाला, और इससे देश में क्या एक मैसेज जाने वाला है? पहले हम इससे पहले तो उस बात पे कह दें कि देखिए, किसी भी बिहार का विकास जो है मंदिर और मस्जिद से नहीं है। आप मॉडल जो बनाते हैं, चाहे वो आप रामायण सर्किट की बात करते हैं या सूफी सर्किट की बात करते हैं, ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें बिहार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। सारा इन्वेस्टमेंट होता है। सर्किट बनना चाहिए था, क्योंकि रामायण जो है आपके गौरव का एक पाठशाला है और इसमें सबको जाना चाहिए। सूफिज़म भी एक पाठशाला है, उससे भी सीखना चाहिए। जो गौरव है, विरासत है बिहार का, धार्मिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत, इसको समृद्ध करना चाहिए था। पर्यटन स्थल, इसको समृद्ध करना चाहिए था। इसको इंडस्ट्री बनाना चाहिए था, उस रूप में इसको विकसित करना चाहिए था। आप भूटान जाइए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने के लिए छत, ये 3 सरकार देती है। सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भूटान है।
जहाँ पर वो पैमाना ही नापा जाता है। हम बार बार कहते हैं इच्छा शक्ति मजबूत कीजिएगा तो बिहार का विकास होगा। सिर्फ भजन करने से और सिर्फ चादर चढ़ाने से या सिर्फ मंदिर में जाने से ये आपके पर्सनल आस्था का सब्जेक्ट है। हम बार बार कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद जो है ये हमारे आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित करता है और उसको तेज करता है। और जो विकास होता है वो काम से होता है, काम करना चाहिए। इंडस्ट्री बनाइए, पर्यटन को पूरे रामायण सर्किट को जब आप मजबूत कीजिएगा या अन्य सर्किटों को आप चले जाइए, जैन सर्किट होना चाहिए बिहार में, सूफियों का सर्किट होना चाहिए, बुद्ध सर्किट पर तो काम हुआ है। सर्किट होना चाहिए। वही तो कह रहे हैं हम कि सभी सर्किट पे काम करिए, उसको धार्मिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए नहीं। एक ये दृष्टिकोण भी होना चाहिए कि एक तो आदमी आस्था के साथ आए, दूसरा वहाँ ठहराव हो, तीसरा वहाँ रेवेन्यू भी आए। जब ठहराव होगा तभी राजस्व आएगा, जब लोग आएंगे तभी राजस्व होगा। तो आस्था के साथ पर्यटन का भी केंद्र होना चाहिए और सभी धर्मों का संगम बिहार है तो इसको संपूर्ण संगम का स्थल बनाना चाहिए। और उसके बाद स्वास्थ्य अच्छा हो लोगों का तो आप विकास को ऐसे आप एक मॉडल बनाते कि कैसे बच्चा लोग सरकारी स्कूल में जाए, कैसे स्वास्थ्य में जाए, कोई रिक्शा वाला सुकून से मरे। अगर उसको इस नौबत पे आ जाए कि अब हमारे बाद क्या होगा, तो इतना इत्मीनान होकर के इंसान यहाँ से जाए कि मेरे बाद जो है सरकार जो है मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करवा देगा, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रख लेगा, उसके शिक्षा का ख्याल रख लेगा। जिस दिन देश इस पे काम करेगा, देश की बात कर रहे हैं हम, उस दिन देश और बिहार या अन्य राज्य जो है वो विकसित करेगा। नहीं, ये तो सही बात है। इस पर तो हम लोग और भी आगे भी चर्चा करेंगे। अब 2024 में लोकसभा में बीजेपी को फायदा होना है। अब जदयू राजद का तो अपना एक समीकरण है, ये आप भी समझते हैं। बिहार की राजनीति को समझिए, 40 यहाँ है, झारखंड है, फिर 80 आपको उत्तर प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं मोदी को ये चीज़ भी पता है। साउथ में आप देखिए बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग नहीं है। साउथ में क्या है, हिंदी पट्टी, आपके पास नेता नहीं है, नेतृत्वकर्ता नहीं है, और यही इसका बेनिफिट जो है कांग्रेस को हमेशा मिलता रहा है। बिहार में नीतीश कुमार हिंदी पट्टी में भी पॉपुलर है, बिहार में तो है ही। उसी प्रकार से लोकसभा सीट में एनडीए को अगर फ़ायदा है तो नीतीश कुमार को भी फ़ायदा है। मगर ये कहना कि मोदी के आने से या एनडीए के आने से सिर्फ नीतीश कुमार बहुत बूम करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें तो एक चीज़ अपना शेयरिंग है। एक चीज़ इसमें, जैसे मैं इसमें पीछे अगर चला जाऊँ 19 की बात करूँ तो 19 में तो सीधे सीधे नीतीश कुमार को ही फायदा, क्योंकि 14 में इनके पास सिर्फ 2 सीटें थी और 19 में जब ये होते तो जा करके बड़े भाई और छोटे भाई की बात करके 17 की सीट पर लड़ा। और जिसमें मैं उसका 14 पे भी लहर था। 14 में जैसे 30 सीटें पे बीजेपी लड़ती है, उसमें से 22 सीट जीतती है। इस बार भी 30 सीटों पे लड़ने की संभावना थी कि वो खुद लड़ेगी। एंटी कैंपेंसी था उस समय, आप मानिए या ना मानिए, कांग्रेस का एंटी कैंपेंसी था और उसका फायदा सभी को हुआ। एनडीए नो डाउट। अभी यहाँ भी देख लीजिए ना, 17 में से 17 जीतती है बीजेपी, ये 17 में से 16 जीतते हैं जदयू। वही तो हम कह रहे हैं कि दोनों का अपना अपना समीकरण है, अपना अपना वोट बैंक है। तो बीजेपी को फायदा कैसे? बीजेपी को भी फायदा है ना, क्योंकि अब जो है, अब जो चुनाव होगा, अब तो ये राजद के साथ लड़ेंगे नहीं, अब तो ये जाएंगे बीजेपी के साथ। और जदयू का वोट बैंक अभी भी बहुत अच्छा है, फायदा दोनों को होगा। अगर जदयू के लोग अगर नाराज़ होकर चलते हैं, जदयू के साथ भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये खुशफहमी सिर्फ नहीं होना चाहिए कि हमारा ही वोट बैंक है, ऐसा कोई वोट बैंक नहीं। आप लहर की बात करते हैं तो आने वाले समय में देख लीजिएगा, सिर्फ एक लहर पे अगर चाहिएगा कि सारा सीट जीत लेंगे बिहार से, असंभव वाली बात। लोकसभा में मतलब आपके कथनानुसार कि बीजेपी को फायदा होगा। 25 में किसको? हाँ, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। 25 में क्या लगता है? 25 में राजद भी बहुत मजबूत स्थिति में आएगी, आप देख लीजिएगा। आपका भी यही मानना है 25 में? हाँ, मुकाबला तो कड़ा ही होगा, क्योंकि इनके साथ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे ही अभी एनडीए गठबंधन में आ गए तो जो लोगों में इनके प्रति नाराज़गी हो तो अभी इस वाले अलायंस को भी झेलना पड़ेगा। और जो तेजस्वी के साथ थोड़ी सहानुभूति वाली बात भी आएगी, क्योंकि इधर ही छोड़ के फिर भागे हैं। तो मुकाबला जो है फिर घुमा फिरा के वहीं जाएगा कि मोदी के नाम पर फिर वो चुनाव लड़ना पड़ेगा। मतलब यानी कि दोनों की बात से निकालें तो जो अभी उथल पुथल हुआ उससे बिहार को फ़ायदा है, इन दोनों का मानना है। और दूसरी चीज़ें हैं कि अगर पार्टी लेवल पे बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, तो आने वाले बिहार में जो 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उसमें राजद को सीधे सीधे तौर पे इन लोगों का मानना है कि फ़ायदा पहुँचने वाला है। लेकिन तत्काल जो है लोकसभा में बिहार में वो बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है रजनीकांत जी के कथनानुसार। और अगर विकास जी की बात को माने तो इसमें जदयू को फ़ायदा होने वाला है। बाकी निर्णय आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या
समझते, क्योंकि बिहार की जनता बहुत समझदार है और यहाँ की राजनीतिक दिशा जो है देश की वो बिहार ही तय करता है। बाकी आने वाला समय बताएगा कि कब क्या होगा, किसके लिए फ़ायदा और किसके लिए नुकसान, ये समय बताएगा। तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।